हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग एल्केन स्टडी कर रहे थे और एल्केन की स्टडी में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन स्टडी कर लिया था। तो आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन कि एल्केन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, physical properties and chemical properties. We will discuss all properties of alkane. Okay, so now we are starting from the physical properties of alkane. तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है, अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जनरली जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं फिजिकल स्टेट की बात करते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, एल्केन किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो आपका कोवेलेंट आएगा, 100% कोवेलेंट। एंड अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करता हूं तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन हाइड्रोजन का, वो भी बहुत ही कम होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होता है। तो अगर हम एल्केन की बात करें तो सारे के सारे एल्केन क्या हो जाएंगे, आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो इनकी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एल्केन हैविंग 1 to 4 कार्बन एटम आर गैस, यानी कि एल्केन जिनके अंदर कार्बन एटम कितने 1 to 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, वो गैस होते हैं। एंड एल्केन हैविंग कार्बन एटम 5 to 17, जिनके कार्बन एटम कितने 5 to 17, हैविंग कार्बन एटम 5 to 17 आर लिक्विड and alkane having carbon atom more than 18 are solid at room temperature। और इसका रीजन क्या आता है कि जो आपके 1 to 4 कार्बन एटम वाले एल्केन है वो क्या हो जाएंगे, आपके गैस हो जाएंगे, और C5 to C17 आपके लिक्विड हो जाएंगे। एंड जो कार्बन एटम एल्केन हैविंग कार्बन एटम मोर देन 18 आर सॉलिड, उसका रीजन क्या आता है, उसका रीजन आता है वान डर वाल्स फोर्स। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करेंगे, एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने पर जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड देन सॉलिड इस तरह से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन increases on increasing number of carbon atom।
अगर हम एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कैसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने पर। जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया इससे पहले वाले पॉइंट में, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे या फिर हम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्या आ जाएगा, पेंटेन, एन पेंटेन में यहां पर यूज कर रहा हूं, एन ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। तो इस तरह से अगर यहां पर जो पेंटेन दिया हुआ है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, फिर ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आ जाएगा। तो इसी में ये तो अभी आपका, जब आपको सिंपल ओपन चेन वाले विदाउट एनी ब्रांचिंग एल्केन दिए हुए ये उसके लिए। अगर आपको आइसोमेरिक एल्केन दिए हुए हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, फॉर आइसोमेरिक एल्केन, आइसोमेरिक एल्केन का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिया हुआ है लेकिन जो एल्केन की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दी हुई है। फॉर आइसोमेरिक एल्केन बॉइलिंग पॉइंट decreases on increasing ब्रांचिंग। अगर आपको आइसोमेरिक एल्केन दिए हुए तो आइसोमेरिक एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप ब्रांचिंग को इंक्रीज करोगे। ब्रांचिंग को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होने लगेगी और स्फेरिकल होने की वजह से जो उसका सरफेस एरिया है, मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट के लिए एन पेंटेन, अगर मैं यहां पर पेंटेन के आइसोमर लेता हूं एन पेंटेन, ये हुआ, फिर इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा किससे, आइसोपेंटेन से, क्योंकि आइसोपेंटेन के अंदर मैंने एक ब्रांचिंग ले ली है, यहां पर एक ये साइड चेन आ गई और फिर आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा किससे, नियोपेंटेन से। ये आ गया। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो ये यहां पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिया हुआ है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, यहां पर ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम, वान डर वाल्स फोर्स कम, यहां पर और ज्यादा ब्रांचिंग तो वान डर वाल्स फोर्स और भी कम हो गया। तो जितना ज्यादा वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आ जाएगा। इसी पॉइंट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो मैंने यहां पर पॉइंट लिया था ये पॉइंट किसके लिए था, ये पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट को अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन also increases, melting point of alkane also increases on increasing
molecular mass of alkane. जैसे जैसे आप एल्केन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करोगे, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा. But increment in melting point is not regular as boiling point. जिस तरह का इंक्रीमेंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आता है मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करने से, उस तरह का इंक्रीमेंट आपका मेल्टिंग पॉइंट के अंदर नहीं आता है. बट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अभी हम यहां पर. स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस on increasing branching. अगर हम एल्केन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपको आइसोमेरिक एल्केन दिए हुए हैं यहां पर. जनरली जो हम यह मेथड यूज करने वाले हैं वो आइसोमेरिक एल्केन की. अगर हमको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है तो ये मेथड हम यूज करते हैं. आइसोमेरिक एल्केन में स्टेबिलिटी ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और ये हम किससे कंफर्म करते हैं, ये हम कंफर्म करते हैं हीट ऑफ कंबशन से. तो जब हम एल्केन को बर्न करते हैं तो बर्न करने पर कुछ हीट रिलीज होती है. तो जितनी कम हीट रिलीज होगी तो एल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आती है. तो जब हम हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर करते हैं तो हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर करने पर पता चलता है कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो जो हीट रिलीज होती है वो हीट कम रिलीज होती है, और अगर ब्रांचिंग कम है तो हीट ज्यादा रिलीज होती है. तो स्टेबिलिटी एंड एनर्जी जो हीट रिलीज्ड हुई है उसका इनवर्स रिलेशन होता है. हीट जितनी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, उतनी ही कम. तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है. तो यहां पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो आइसोब्यूटेन is more stable than N-butane. यहां पर मैंने जो ऑर्डर लिया हुआ है स्टेबिलिटी के लिए लिया हुआ है. इसी तरह से नियोपेंटेन is more stable than आइसोपेंटेन. और जो आइसोपेंटेन है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, एन पेंटेन के कंपैरिजन में. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो एल्केन है एल्केन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो अभी मैं इसको रफ करता हूं फिर हम आगे प्रॉपर्टीज और देखते हैं. ओके, तो अभी हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की.
ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से आती है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज में आपको आगे केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि जो एल्केन है, एल्केन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, और पैराफिन बोलने का रीजन यही होता है कि एल्केन की किसी भी रिएजेंट के साथ जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है या फिर किसी के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, इनकी एफिनिटी बहुत कम होती है। तो कोई भी रिएजेंट दिया हुआ है तो जनरली नॉर्मल कंडीशन पर ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। यहाँ तक कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी दिया हुआ है तो भी नॉर्मल कंडीशन पर ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, अगर रिएक्शन करते हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर पर या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ये एल्केन रिएक्शन करते हैं। जैसे आप हैलोजिनेशन की बात करो तो एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है वो हैलोजिनेशन ही आता है। हैलोजिनेशन में ये हैलोजन्स के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं, और हैलोजन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेंगे। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, कंबशन की। कंबशन, ठीक। तो अगर मैं इनके कंबशन की बात करूं तो जो एल्केन है, एल्केन को अगर आप बर्न करते हो, एटमॉस्फेयर में बर्न करते हो, तो कंबशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Combustion of alkane is highly exothermic। अगर हम एल्केन के कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन ऑफ एल्केन क्या हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एल्केन फॉर्म CO2 and H2O when burned in air and release very large अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, और जिसकी वजह से जो एल्केन है वो एज ए फ्यूल भी यूज होते हैं। ठीक, एज ए फ्यूल भी हम एल्केन को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूं, मीथेन दिया हुआ है, अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूं तो बर्न करने पर क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा गैसेस फेज में, एंड H2O फॉर्म हो जाएगा लिक्विड फेज में। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H इज इक्वल टू 980 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होने वाली है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, अगर रिएक्शन को तो 1 मोल मीथेन को बर्न करने पर 980 किलोजूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो कोई भी एल्केन दिया हो, अगर आप उसको बर्न करते हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए जो एल्केन है वो किसकी तरह यूज होते हैं, फ्यूल की तरह भी हम एल्केन को यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर जनरल रिएक्शन लिखता हूं एल्केन की कंबशन की जनरल रिएक्शन, तो CnH2n plus 2 O2 3n plus 1 divided by 2 and CO2 n plus 1 H2O। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, जनरल रिएक्शन की, तो जनरल रिएक्शन ये आ जाएगी आपके किसके लिए, एल्केन के कंबशन के लिए। और यहां पर क्या आ जाएगा,
very large amount of heat, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये आता है एल्कीन का जनरल कंबशन। तो यहां पर कंबशन बोलो या फिर इसको क्या बोलो आप, ऑक्सीडेशन बोलो। बेसिकली यहां पर अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, यहां पर -4 आ रही है। और अगर मैं यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4 आ रही है। तो ये हुआ क्या, कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। अगर मैं क्या कर रहा हूं, एल्केन का कंप्लीट कंबशन करा रहा हूं। एल्केन का हम कंट्रोल्ड कंबशन भी करा सकते हैं। अगर हम एल्केन का कंट्रोल्ड कंबशन कराते हैं या फिर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हम इसका कंबशन कराते हैं, तो उस टाइम पर जो रिएक्शन फॉर्म होती है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके तो अभी मैं इस वाले पार्ट को रफ करके आगे इसी में कंटिन्यू करता हूं। On controlled oxidation, methane form different product। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप ऑक्सीजन की अमाउंट यूज कर रहे हो, जो आप ऑक्सीजन यहां पर रिएक्शन कराने में यूज कर रहे हो, वो ऑक्सीजन आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया हुआ है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हो, इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। अगर यहां पर मैं यूज करता हूं क्या, मीथेन, मीथेन का ऑक्सीडेशन कराया मैंने, और मीथेन का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं मैं, कॉपर कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। कॉपर कैटलिस्ट यूज किया और हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आपको इंक्रीज करके रखना पड़ेगा। तो अभी अगर यहां पर मैं रिएक्शन कराता हूं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3OH, मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराते हो, और अगर आप यहां पर कैटलिस्ट को चेंज कर देते हो, तो कैटलिस्ट को चेंज करने पर जो प्रोडक्ट है वो आपका कंप्लीटली डिफरेंट आ जाएगा। इफ वी यूज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इफ वी यूज मोलिब्डेनम ऑक्साइड देन प्रोडक्ट will be फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसे टाइम पर जो प्रोडक्ट है, देखो यहां पर मैंने कैटलिस्ट कॉपर यूज किया, यहां पर मैं मोलिब्डेनम यूज कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है। तो उसके डिफरेंट आने का जो रीजन है, वो जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसके डिफरेंट रिएक्टिविटी का होना भी है। अगर हम कैटलिस्ट को चेंज कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सभी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी सेम आती है, अगर हमने कैटलिस्ट को चेंज कर दिया तो उसकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, एक्टिवेटिंग पावर चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से ही जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई यहां पर कैटलिस्ट हमने ये यूज किया तो ये बना, जब हम कैटलिस्ट दूसरा यूज कर रहे हैं तब ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर डिफरेंट हो जाती है, उनकी एक्टिवेटिंग पावर डिफरेंट हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2O। तो ये होता है इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर, कि आप क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, और कैटलिस्ट चेंज होने पर जो प्रोडक्ट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, हैलोजिनेशन। अगर आपको याद हो, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसके अंदर, जब हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट स्टडी किया था, तो उस पार्ट के अंदर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये पार्ट स्टडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पार्ट यहाँ पर फिर से रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको दे दूंगा कि हैलोजिनेशन को हम किस तरह से यूज करने वाले हैं, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहां पर फिर से दे देता हूं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन अकर वाया फ्री रेडिकल। जब भी हम हैलोजिनेशन की बात करेंगे, किसकी, एल्केन की, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन अकर वाया फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, वाया फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैन रिएक्ट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जो फ्लोरीन हैलोजन है, फ्लोरीन हैलोजन आपका सनलाइट की एब्सेंस में भी रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जो क्लोरीन है या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सभी के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। F2 can react in absence of sunlight due to its strong oxidizing nature। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एब्सेंस ऑफ सनलाइट भी रिएक्शन कर सकता है, और उसके सनलाइट की एब्सेंस में रिएक्शन करने का रीजन क्या आता है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर आता है। एंड वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आयोडीनेशन, because it exists in equilibrium। तो अगर हम आयोडीनेशन करा रहे हैं, तो आयोडीनेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो CH4 लिया हुआ है, CH4 की रिएक्शन में I2 के साथ करा दूं, तो ये प्रोसेस मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। CH3I प्लस का HI, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट किया। और इसका रीजन क्या आता है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का, जो HI है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग आता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने की वजह से जो मिथाइल आयोडाइड बना, मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, मीथेन एंड I2 के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये जो I2, ये जो HI दिया हुआ है, इस HI को रिमूव करने के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, HiO3 भी हो सकता है। ठीक, HiO3 हो सकता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज कर सकते हो आप, HNO3 यूज कर सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या लिख सकता हूं मैं, टू रिमूव HI we will use oxidizing agent like HiO3, HNO3, mercuric oxide, etc। तो जब आप उसको यूज करोगे
तो ये जो यहां पर आपने HI लिया हुआ है, ये HI क्या हो जाएगा, ये HI कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, लाइक दिस वन HI HiO3। तो अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 3I2 प्लस 3H2O। ठीक, तो जो HI था, HI आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, I2 के अंदर, ये I2, और रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी। ठीक, तो आयोडीनेशन कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया हुआ है तो आयोडीनेशन आपका किसी एक डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड करेगा, क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसको रफ करके आगे मूव करते हैं। ओके, अगर हम यहां पर किसी दूसरे एजेंट, दूसरे हैलोजन की रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे CH4 ही दिया हुआ है, अगर मैं CH4 की रिएक्शन की बात करूं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक, तो अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो दोनों में से आप किसको एक्सेस में यूज कर रहे हो और किसको आप लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने एल्केन को एक्सेस में लिया हुआ है, किसको एक्सेस में लिया हुआ है, जो एल्केन है यहां पर, अगर आपने एल्केन को एक्सेस में लिया हुआ है तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, मेजर प्रोडक्ट आपका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आएगा। और अगर आपने किसको एक्सेस में लिया हुआ है, हैलोजन को एक्सेस में, क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा। एंड अदर कंडीशन में, अगर आप कोई भी अदर कंडीशन यूज करते हो, दोनों में से किसी एक को एक्सेस में नहीं लिया हुआ, एवरेज अमाउंट में लिया हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ होगा तो ये मेजर आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये मेजर आ जाएगा। बाकी अदर कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो अदर कंडीशन में क्या आ जाएगा, मिक्सचर फॉर्म होगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी फॉर्म होगा, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव एंड टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव, सभी का मिक्सचर फॉर्म होता है। तो अगर हमको कोई एक चाहिए मेजर फैक्टर में, जैसे मुझे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो मैं मीथेन को एक्सेस में ले लूंगा, और अगर मेरे को टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो क्लोरीन है मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले लूंगा। ओके, अब एक चीज और भी आती है कि ये जो हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है, इनकी रिएक्टिविटी क्या आती है, किस हैलोजन किस डिग्री के हाइड्रोजन के साथ कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा स्लो रिएक्ट करेगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं अभी। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, अगर मैं हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, F2Cl2 Br2 एंड I2। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा आने वाला है, फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है, आयोडीन आपका लीस्ट रिएक्टिव आता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं क्या कि जो एल्केन, जो हाइड्रोकार्बन हमको दिया हुआ है, एल्केन दिया हुआ है, एल्केन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, जैसे अभी हम यहां पर बात करें, मुझे क्या दिया हुआ है, मान लो कि मुझे प्रोपेन दिया हुआ है, तो अगर मैं प्रोपेन की बात करता हूं तो प्रोपेन के अंदर 1 डिग्री का हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और
2 डिग्री के हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जरूरी नहीं होगा कि जो डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन दिए हुए सभी की रिएक्टिविटी सेम ही हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट आ सकता है। ठीक, तो अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट आएगा वो हम किस तरह से डिसाइड करने वाले हैं, वो ऑर्डर क्या आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। तो वो क्या आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट में आ जाएगा आपका मीथेन। ठीक, तो और ये जो आया है ये किसकी वजह से आया, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करती है किसकी वजह से, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करती है वो वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट प्रोसीड करती है। तो जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, स्टेबल द फ्री रेडिकल या फिर स्टेबल द इंटरमीडिएट, easier will be its formation। जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उतनी ही आसानी से उस इंटरमीडिएट को बनाया जा सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, उतनी ही कम। जैसे 3 डिग्री के फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करता हूं तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो जो ज्यादा इजीली बनेगा, जो फास्टली फॉर्म होगा वो 3 डिग्री वाला रेट करेगा, और सबसे स्लो जो रेट करने वाला है वो आपका 1 डिग्री या फिर मीथेन की बात कर सकते हैं हम। तो जब भी हमको रिएक्शन करानी है तो हम क्या चेक करने वाले, हम चेक करेंगे कि कौन सी डिग्री का हाइड्रोजन हमको दिया हुआ है, 1 डिग्री हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 डिग्री हाइड्रोजन या फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो जिस डिग्री का हाइड्रोजन होगा उसी के बेसिस पर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। एक चीज हम लोगों ने और डिस्कस की थी जब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, क्या डिस्कस किया था, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो एक बात और ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर लाइक दिस वन, ये दिया हुआ है, तो अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं किसके साथ, Br2 के साथ कराता हूं, तो रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी का मतलब ये आएगा कि जो ब्रोमीन है वो दूसरे हैलोजन के कंपैरिजन में कितना रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कितना कम रिएक्टिव है। और सेलेक्टिविटी का मतलब ही आता है कि जब ये हैलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा तो स्पेशली कौन से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना ज्यादा प्रेफर समझेगा, तो वो होता है सेलेक्टिविटी। भाई ब्रोमीन दिया हुआ है, इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, बट मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सभी के साथ रिएक्शन करेगा, किसी एक सेलेक्टिव के साथ रिएक्शन करेगा। और वो सेलेक्टिव कौन सा होगा, जिसके बनाने में एक्टिवेशन एनर्जी कम आएगी उसके साथ। तो मैं यहां पर आपको रिएक्टिविटी एंड, जैसे अभी मैं इसकी बात करूं तो अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 Br, तो ये आ जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो रिएक्शन तो इसके साथ भी होगी, लेकिन कितनी अमाउंट फॉर्म होगी, कितनी अमाउंट फॉर्म नहीं होने वाली है, वो सारी चीजें भी देखते हैं। तो मैं आपको रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की टेबल बना करके दे देता हूं एक। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि ये जो रिएक्शन कर रहा है ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा या फिर 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, सभी के साथ सेम रेट से रिएक्शन करने वाला है। लेकिन जो क्लोरीन है, अगर मैं 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 कंसिडर कर लूँ, तो अब देखो क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव है तो क्लोरीन के लिए ये चीज़ मैटर कर जाएगी कि क्लोरीन किस डिग्री के हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्शन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक के साथ ही रिएक्शन करेगा। और वो जो स्पेसिफिक के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर मैं वही नंबर लिखने वाला हूँ कि किस प्रायोरिटी पर रिएक्शन करने वाला है। जैसे अगर 1 डिग्री की प्रायोरिटी मैंने 1 दे दी, तो 2 डिग्री की प्रायोरिटी क्या आ जाएगी, 3.8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है जिसके अंदर केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम दिए हुए, तो क्लोरीन 1 डिग्री के साथ और 2 डिग्री के साथ की जो रिएक्शन करने की रेट होगी उसका अंतर कितना आ जाएगा, 3.8 टाइम आ जाएगा। अगर क्लोरीन 1 डिग्री के साथ 1 रेट से रिएक्शन कर रहा है तो 2 डिग्री के साथ कितना आ जाएगा, 3.8 टाइम, और 3 डिग्री के साथ कितना आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं तो ब्रोमीन क्या आ जाएगा, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन से भी लेस रिएक्टिव हुआ। अब क्लोरीन से भी लेस रिएक्टिव है तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन से ज़्यादा सेलेक्टिव आ जाएगा। तो अब क्लोरीन ब्रोमीन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा कि ये किस डिग्री के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री दिया हुआ है तो ब्रोमीन 1 डिग्री के साथ रिएक्शन ना करके किसके साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री के साथ। और अगर आपको 3 डिग्री दिया हुआ है तो 3 डिग्री के साथ जो सेलेक्टिविटी है वो क्या आ जाएगी, और भी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, तो ये आती है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी टेबल। तो जब हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की थी तो वहाँ पर हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें स्टडी की थी। अभी क्या करते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, हैलोजिनेशन के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे इससे पहले अभी हमने एग्जांपल लिया था, मान लो कि अभी आपको ये दिया हुआ है, ठीक, प्रोपेन, और आप प्रोपेन का क्या करा रहे हो, ब्रोमिनेशन कराते हो। अगर आप प्रोपेन का ब्रोमिनेशन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अभी देखो मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ डिफरेंट आती है। यहाँ पर 1 डिग्री के हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री के हाइड्रोजन भी है, तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा, जब 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा। और माइनर कौन सा आ जाएगा, जब ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, ये आ जाएगा माइनर। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीनेशन अगर हम कराते हैं, मान लो कि हम क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं अभी क्लोरीनेशन। तो अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो मैंने आपको बताया कि क्लोरीनेशन की जो रिएक्टिविटी की रेट है, यानी कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ जो रिएक्टिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम दिया हुआ है, 1 एंड 3.8 टाइम। तो जब भी हम क्लोरीनेशन कराएंगे, जब भी हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरीनेशन की कंडीशन में, जैसे यहाँ पर अगर आपसे केवल इतना बोला जा रहा है कि इसका कंपाउंड का ब्रोमिनेशन कराना है, तो आप केवल ये कंपाउंड लिख करके भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो जो 2nd डिग्री दिया हुआ है, 2nd डिग्री की यील्ड मोर देन 95% आने वाली है प्रोपेन के अंदर। और अगर 3 डिग्री दिया हुआ है तब तो आपको केवल 3 डिग्री ही बनाना है, क्योंकि उसकी यील्ड मोर देन 99% आ जाएगी।
ओके अगर अभी हमको कोई दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन कराने के लिए जितने भी डिफरेंट डिग्री के हाइड्रोजन होंगे सभी को रिप्लेस करके आप क्या बना दोगे, हैलाइड बना दोगे इस तरह से। यानी कि जब भी हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है, हमें मिक्सचर ही मिलने वाला है। जैसे यहां पर ये इसका मिक्सचर मिला, तो ब्रोमीन की कंडीशन में तो आप देख करके तुरंत बता सकते हो कि मेजर कौन सा आने वाला, माइनर कौन सा आने वाला है, लेकिन क्लोरीनेशन की कंडीशन में हमेशा आपको मिक्सचर मिलने वाला है। तो आप डायरेक्ट देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर आने वाला है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो। ओके ये कंपाउंड अभी हमको दिया हुआ है यहाँ पर। अभी अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ तो ब्रोमिनेशन कराने पर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि जब हम फ्री रेडिकल बनाएंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा क्योंकि रेजोनेंस में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं इसी कंपाउंड के लिए, तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्लोरीनेशन में क्लोरीन की रिएक्टिविटी जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ है उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका CH2Cl CH2CH PH CH3, यहां से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर आप यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। ये आया, यहां से भी आप रिप्लेस कर सकते हो और यहां से भी। तो टोटल आपके कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये इस तरह से आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे और ये चारों के चारों एक दूसरे के क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जाएंगे। तो क्लोरीनेशन में आपको इस तरह से कराना होगा जब भी आप क्लोरीनेशन की रिएक्शन कराओगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। ओके अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन के नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, जो एल्केन है, एल्केन का नाइट्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रेशन नहीं होने वाला। डिफिकल्ट होने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन पर नाइट्रेशन नहीं होने वाला है। ठीक, हायर कंडीशन, आपको एक्सट्रीम कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज़ वेरी डिफिकल्ट। Nitration of alkane occur via free radical process। जो नाइट्रेशन है वो भी किस तरह से अकर होने वाला है, फ्री रेडिकल प्रोसेस से अकर होने वाला, जस्ट लाइक हेलोजिनेशन। ठीक,
इन नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, इन नाइट्रेशन फॉर लोअर एल्केन CC bond will break and form all possible नाइट्रो एल्केन। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम लोअर मेंबर ऑफ एल्केन ले रहे हैं, लोअर मेंबर ऑफ एल्केन का मतलब प्रोपेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इस तरह के जो लोअर मेंबर हैं उनकी बात हो रही है। तो लोअर मेंबर में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो लोअर एल्केन बनेंगे उनका भी नाइट्रेशन हो जाएगा। देखो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो अभी हमने क्या लिया हुआ है, इथेन लिया हुआ है, ठीक। इथेन का मैं क्या करा रहा हूं, नाइट्रेशन करा रहा हूं, कंसंट्रेटेड HNO3, और मैंने यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया हुआ है। तो अभी एक तो क्या बन जाएगा, जो एल्केन दिया हुआ है वही एल्केन का नाइट्रो एल्केन बन करके आएगा, ये बन गया। अब दूसरा क्या होगा, मैंने जो अभी यहां पर लिखा हुआ है कि CC बॉन्ड विल ब्रेक, ये जो आपका CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद एक लोअर नाइट्रो एल्केन और फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसको हम दूसरे एग्जांपल से और देख लेते हैं। मान लो कि आपको क्या दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, ठीक। अगर आप प्रोपेन का नाइट्रेशन कराते हो, ठीक, तो प्रोपेन के नाइट्रेशन कराने पर भी जितने पॉसिबल एल्केन है, नाइट्रो एल्केन है, वो सारे पॉसिबल नाइट्रो एल्केन आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहां पर ये 1 डिग्री है तो आपको 1 डिग्री का नाइट्रो एल्केन भी मिलने वाला है। यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री भी नाइट्रो एल्केन आपको मिलेगा। और फिर अभी जो मैंने बोला कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ब्रेक होने पर 2 नाइट्रो एल्केन आपको और मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से ऑल पॉसिबल एल्केन आपको मिल जाते हैं, नाइट्रो एल्केन मिल जाते हैं जब आप क्या कराते हो, नाइट्रेशन कराते हो। नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल कंडीशन पर नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रीम कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करना होगा, तब जा करके नाइट्रेशन पॉसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अब हम। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं वो आ जाएगी एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन यानी कि जो एल्केन दिया हुआ है, एल्केन को हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटाइज कर सकते हैं, यानी कि एल्केन का हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं उसको एरोमेटाइज करके। Aromatization of alkane occur in presence of Al2O3, molybdenum oxide और chromium trioxide. Aromatization of alkane occur in presence of alumina, molybdenum oxide or chromium trioxide. For aromatization
alkane should have minimum सिक्स कार्बन एटम। तो जो एल्केन है, और एक बात का और ध्यान रखना है हमको यहाँ पर, जो हम एल्केन यूज करेंगे वो एन एल्केन होना चाहिए, नॉर्मल एल्केन होना चाहिए। ब्रांच्ड एल्केन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एल्केन की बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, एन एल्केन होना चाहिए। तो एन एल्केन का एरोमेटाइजेशन हम इजीली करा सकते हैं, ठीक। तो जैसे अभी हम यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हेक्सेन की बात करते हैं। और हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराने के लिए क्या किया मैंने, एल्यूमिना Cr2O3 हीटअप किया, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, सॉरी ये फॉर्म हो जाएगा। अगर यहां पर मैं क्या लेता हूं, हेप्टेन लेता हूं, ये तो अभी मैंने हेक्सेन लिया हुआ है। अगर मैं हेप्टेन लेता हूं तो हेप्टेन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम हेप्टेन लेते हैं तो ऐसी कंडीशन पर जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा टॉलुवीन, ठीक। अभी जो यहां पर प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया, टॉलुवीन। और अगर मैं यहां पर ऑक्टेन लेता हूं, अगर यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ऑक्टेन ले रहा हूं, ऑक्टेन का एरोमेटाइजेशन कराता हूं, तो ऑक्टेन का एरोमेटाइजेशन कराने पर मुझे मिक्सचर मिलता है किसका, ज़ाइलीन का। ठीक, ये मिक्सचर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम ऑर्थोजाइलिन, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, और इसको बोलते हैं हम पैराजाइलिन। और जो मेजर प्रोडक्ट आता है इस मिक्सचर के अंदर, जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, मेटाजाइलिन मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो आता है आपका मेटाजाइलिन, जो कि क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। अगर आप इन तीनों जाइलिन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो हायर टेम्परेचर पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो आपका मेटाजाइलिन आता है। इसीलिए थर्मोडायनेमिकली जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो आपका मेटाजाइलिन, यानी कि जब आप ऑक्टेन का, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी आ जाएगा, तो जब आप इसका यहाँ पर एरोमेटाइजेशन कराओगे तो मेटाजाइलिन मेजर प्रोडक्ट आएगा। तीनों का मिक्सचर ही फॉर्म होता है, बट मेटा ज़्यादा स्टेबल आता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है एल्केन का, वो पार्ट और देख लेते हैं। कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन भी आता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से, तो अभी उस पार्ट को और स्टडी कर लेते हैं। वो पार्ट आता है कौन सा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन। अगर हम यहाँ पर एल्केन की कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलो या फिर कन्फर्मर ऑफ एल्केन बोलो, तो देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर सबसे सिंपल एल्केन लूँ, सबसे सिंपल मीन्स इथेन अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ तो इथेन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब हम कन्फर्मर की बात करते हैं
तो सबसे पहले कन्फर्मर आइसोमर आते कहाँ से, कन्फर्मर बनते कहाँ से? तो ये चीज़ देखो, ये जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड दिया हुआ है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इजीली रोटेटेबल होते हैं। जैसे मान लो ये पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। तो ये जो आपका दिया हुआ है इस तरह से, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर रोटेटेबल। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं हम उनको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड दिया हुआ है, ये आसानी से रोटेटेबल है। केवल यही नहीं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ये भी आसानी से रोटेट हो सकता है। अब देखो, मैं यहाँ पर कन्फर्मर की बात कर रहा हूँ कि कन्फर्मर आइसोमर कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, तो अभी मैं उसी पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ आपको। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी बस केवल हम लोगों ने इतना देखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आसानी से रोटेट हो सकता है, इजीली रोटेटेबल होता है, घुमा सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, यानी कि इस कार्बन को पकड़ करके, इन दोनों कार्बन को ऐसा पकड़ करके मैं इस तरह से घुमा सकता हूं। ओके, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कंपाउंड है, जो अभी इथेन है, इथेन को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक तो क्या आता है, इस तरह का मेथड आता है, ये कौन सा हुआ, ये हो जाता है आपका साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड, ठीक, ये आता है एक साहॉर्स मेथड, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को आप 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से। ये आपका कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? हम इसको बोलते हैं साहॉर्स मेथड। ठीक, साहॉर्स मेथड। अब एक मेथड और भी आता है, क्या? अब देखो, ये जो साहॉर्स मेथड दिया हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है साहॉर्स मॉलिक्यूल, इस तरह के इथेन मॉलिक्यूल जो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, इसको यहां से देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से ऑब्जर्व करता हूं, यहां से देखता हूं, इस डायरेक्शन से देखता हूं, इस लाइन के अलोंग, ये जो लाइन दी हुई है, इस लाइन के अलोंग अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिले दिखेगा? ये वाला कार्बन एटम दिखेगा। अब कार्बन एटम को मैं इस तरह से सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लो कि कार्बन को, इस वाले कार्बन को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो तीनों हाइड्रोजन को मैं क्या कर सकता हूं? 120 डिग्री पर इस तरह से शो कर सकता हूं। ये तीनों हाइड्रोजन मैंने ऐसे शो कर दिए। अब जब मैं इसके अलोंग देखूंगा तो मुझे ये वाला कार्बन तो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन के जस्ट पीछे आ जा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये वाले जो हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड दिख रहे होंगे इस तरह से। ठीक, तो ये जो मेथड है, यहां पर जो इस मॉलिक्यूल को इस तरह से जो मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन। तो जो हम कन्फर्मर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो कन्फर्मर आइसोमेरिज्म के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन का पता होना जरूरी होता है। तो अब देखो, यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये किसके बॉन्ड थे? हाइड्रोजन के कार्बन के साथ। तो इसलिए इस तरह से मैंने यहां पर लगा दिया। अभी मैंने क्या बोला कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो आसानी से रोटेटेबल होते हैं। तो मान लो कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो फ्रंट वाला कार्बन एटम है, फ्रंट वाले कार्बन एटम को मैंने फिक्स रखा। ठीक, फ्रंट वाले कार्बन एटम को फिक्स रखा, और ये जो बैक वाला कार्बन एटम है, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन एटम है यहां पर, इसको मैंने फिक्स रखा, और ये जो एटम है बैक वाला, इस एटम को मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूं। ठीक, जब मैं इस एटम को रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा इस तरह से, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है,
हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन है वो भी बदलती रहेगी। तो जो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन के बदलने से जो आइसोमर बन करके आएगा उस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं। ठीक, जैसे यहां पर ये था, अभी अरेंजमेंट ऐसा है, ये एटम इस तरह से दिया हुआ है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा करके ऐसे लेकर के आता हूं तो अभी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, तो ये जो आइसोमर बना इसको क्या बोलने वाले हैं? हम इसको बोलने वाले हैं हम कन्फर्मर। तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो आइसोमर बन करके आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कन्फर्मर आइसोमर बोलते हैं। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। Isomer obtained by rotating carbon-carbon sigma bond. Isomer obtained by rotating carbon-carbon sigma bond are called conformer isomer, and phenomenon is known as conformational isomerism. We can draw infinite number of conformer of a given molecule. अगर आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप उस मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर ड्रॉ कर सकते हो। आप आधा डिग्री का एंगल चेंज कर सकते हो। आधा डिग्री का एंगल चेंज करने पर जो कन्फर्मर आएगा वो एक न्यू आइसोमर आएगा। 1 डिग्री का एंगल, 0.5 डिग्री का एंगल, 1.5 डिग्री का एंगल चेंज कर सकते हो। तो आप इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर ड्रॉ कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसके कितने आइसोमर्स हो जाए, कन्फर्मर हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर आ जाएंगे। ओके, तो अभी यहां पर मैं बात करता हूं, अभी जो हम आइसोमर्स यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं वो हम कौन से आइसोमर्स ड्रॉ करने वाले हैं? अभी हम सबसे पहले क्या लेते हैं? इथेन लेते हैं, कन्फर्मर ऑफ इथेन। इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अभी जो हम यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं वो क्या ड्रॉ करेंगे? कन्फर्मर ऑफ इथेन। कन्फर्मर ऑफ इथेन। ओके, जैसे अभी हमने बोला था कि हम क्या ले रहे हैं? न्यूमन प्रोजेक्शन लेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं आपको इथेन मॉलिक्यूल की सिंपल स्ट्रक्चर दे देता हूं। ये दिया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन। तो किसी भी एक कार्बन को मैं फ्रंट कार्बन यहां पर चूज कर रहा हूं। ये कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन को मैंने फ्रंट कार्बन चूज किया, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन पर यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने इस तरह से, ये आ गए। और इसी तरह से दूसरी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दिए, ये आ गया। तो अभी देखो यहां पर कंडीशन क्या आ सकती है? एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि जो हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। जैसे कि अभी यहां पर दिए हुए ये फ्रंट का इस कार्बन का हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन का, सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है?
दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि दोनों ही कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। जैसे ये दिया हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल। जो लॉन्ग बॉन्ड है वो फ्रंट कार्बन का और जो शॉर्ट बॉन्ड है वो आपका बैक कार्बन का। तो ये जो आया होगा ये कब आया होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं इसको इस तरह से रोटेट कर सकता हूं। तो ये जो जब आपके सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक, और जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म और ये आ जाएगी आपकी एंटी फॉर्म। कभी कभी इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं जब एंटी होते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि क्या जो रोटेशन है, जैसे अभी हम इसको रोटेट कर रहे हैं, क्या रोटेशन फ्री होता है, फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन होने का मतलब क्या विदाउट एनर्जी दिए हम कार्बन कार्बन की मॉलिक्यूल, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है इसको रोटेट कर सकते हैं, कभी भी रोटेट नहीं करने वाले। देखो कि होगा क्या, ये जो आपका बॉन्ड दिया हुआ है इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो आपका दूसरा बॉन्ड दिया हुआ है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी मान लो कि आपको इस तरह से दिया हुआ है यहां पर, या फिर ये देखो ये आपका मैंने 360 को 3 से डिवाइड किया हुआ है तो 120, पीछे भी 120, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मान लो कि ये जो ब्लू वाला पेन है ये मार्कर है, ये फ्रंट कार्बन का है और ये आपका जो ब्लैक है ये आपका बैक कार्बन का है। तो अभी ये कंडीशन दी हुई है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो जब मैं इन दोनों को रोटेट करूंगा इस तरह से, एक बैक वाले कार्बन को मैं रोटेट करके इसके क्लोज लाना चाह रहा हूं, तो जब मैं इसको इसके क्लोज लेकर के आना चाहूंगा तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा होगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो उस रिपेल को मिनिमाइज करने के लिए या फिर उस रिपेल को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। या फिर आप बोल सकते हो कि जब रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे हम क्लोज लेते आएंगे तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिपल्सन हो रहा है इस रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। जो रिपल्सिव फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उस रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं, हम टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो यहां पर मैंने अभी 60 डिग्री का एंगल लिखा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। ठीक, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल होता है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ये कौन सी फॉर्म है, एंटी फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म। अगर हम इथेन मॉलिक्यूल में कन्फर्मर स्टैगर्ड से इक्लिप्स फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर मैं इसकी शेप बनाऊं, यहां पर एनर्जी के साथ इसको रिप्रेजेंट करूं, तो कुछ आप इस तरह से बोल सकते हो। यहां पर मान लो कि ये क्या दिया हुआ है, अभी यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, यहां पर एंटी फॉर्म को मैंने इसकी यहां पर ये जो फॉर्म ली हुई है इस फॉर्म को मैंने एंटी फॉर्म ले लिया। एंटी फॉर्म लेने का मतलब सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं बैक वाले कार्बन को रोटेट करता हूं, कितना 60 डिग्री रोटेट करता हूं, तो जो बॉन्ड है जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच रिपल्सन लगना शुरू होगा। तो रिपल्सन की वजह से कुछ एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी।
एनर्जी इंक्रीज हो गई जी, यहां तक आ गई। और मैंने कितना डिग्री रोटेट किया? 60 डिग्री रोटेट किया। ये यहां पर 0 डिग्री मान लो, मैंने कितना रोटेट किया? 60 डिग्री रोटेट किया। तो यहां पर जो कन्फर्मर बन करके आएगा वो क्या आएगा? कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे बॉन्ड्स क्या आ गए? एक दूसरे के पैरेलल आ गए। अब अगर मैं इसको और रोटेट करता हूं, जैसे अभी यहां तक आ गया, अब अगर मैं इसको और ज्यादा रोटेट करता हूं तो फिर से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, यानी कि अभी क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से आ गए। अब अगर मैं इसको और रोटेट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होनी शुरू हो गई, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और कितने डिग्री पर आकर के 0 हो जाएगा? कम हो, मिनिमम हो जाएगा जब आप फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दोगे, यानी कि 120 डिग्री। तो यहां पर फिर से कौन सी फॉर्म मिल जाएगी आपको? फिर से यहां पर आपको एंटी फॉर्म मिल जाएगी। और ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है इथेन के लिए, यानी कि एंटी से इक्लिप्स फॉर्म में जाने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है वो कितनी आती है? 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको देनी पड़ती है। यानी कि जो रोटेशन है वो रोटेशन फ्री रोटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि इन दोनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल रहता है। बट अगर एनर्जी अवेलेबल ना हो तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी वो कौन सी आ जाएगी? एंटी फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म। और हाईली अनस्टेबल जो होने वाली है वो कौन सी आ जाएगी? आपकी इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो अभी मैंने रोटेशन बताया, कन्फर्मर बताया है, ये किसका है? इथेन का कन्फर्मर है। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर इथेन का जो मॉलिक्यूल है, इथेन के जो 2 हाइड्रोजन है, उन 2 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना। ओके, इथेन के जो कन्फर्मर थे, इथेन के कन्फर्मर ना लेकर अब मैं किसके कन्फर्मर ले रहा हूं? यहां पर ब्यूटेन का कन्फर्मर बना रहा हूं। तो अब मुझे ब्यूटेन का कन्फर्मर बनाने के लिए क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इथेन के जो 2 हाइड्रोजन थे उन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है। किसके साथ? मिथाइल के साथ रिप्लेस कर देना है। ओके, अब अगर मैं मिथाइल के साथ रिप्लेस करता हूं तो अब देखो फिर से मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं पहले इसका। अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा ओके, सबसे पहले मैंने एंटी फॉर्म बनाई या फिर स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हो इसको आप। तो इसमें क्या आ जाएगा? सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट तो होने चाहिए, बट एक बात आपको और स्पेशली ध्यान रखनी है, जब आपके बॉन्ड डिफरेंट है तो जो एंटी फॉर्म होती है या फिर सबसे स्टेबल जो फॉर्म होती है वो तब होती है जब दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो यहां पर ये मिथाइल बल्कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये जो फॉर्म बनी इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? एंटी। अब मैंने क्या किया? 60 डिग्री रोटेशन किया। किसको? बैक वाले कार्बन को। फ्रंट वाले कार्बन को मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं। मैं कौन से कार्बन को रोटेट कर रहा हूं? बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूं। बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री मैंने रोटेट किया। तो जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाला कार्बन इसके पैरेलल आ जाएगा, यानी कि यहां पर मिथाइल और हाइड्रोजन यहां पर इसके पैरेलल और ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर पैरेलल। जिस तरह से इथेन की हमने बात की थी उसी तरह से यहां पर आपके बॉन्ड पैरेलल आ गए। तो जब अब इथेन में बॉन्ड पैरेलल की बात की थी तो हमने उसको क्या बोला था? इक्लिप्स फॉर्म बोला था। तो अब यहां पर इक्लिप्स फॉर्म तो ये अभी भी है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स क्यों बोलने वाले हैं? क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है, दो जो बड़े ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलेंगे।
ओके, मैंने फिर से इसको क्या किया, 60 डिग्री रोटेट किया बैक वाले कार्बन को। अगर मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मिथाइल तो आपका यहीं पर रहा, ये मिथाइल रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अब ये वाला मिथाइल कहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन आपका यहां पर। अभी देखो बॉन्ड एक दूसरे के एंटी तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो दो बल्कि ग्रुप है, ये दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो ये जो फॉर्म बनकर के आती है इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्क्यू फॉर्म आ जाएगी। अभी मैंने क्या किया, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन किया। अगर मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट करता हूं तो अब क्या आ जाएगा, ये वाला मिथाइल यहां पर इसके पैरेलल, तो अब क्या हुआ, जो दो बड़े ग्रुप थे बल्कि ग्रुप थे वो दोनों भी क्या आ गए, एक दूसरे के पैरेलल आ गए। तो ये हो जाएगा आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक, ये कौन सी फॉर्म आ गई, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई। अब अगर यहां पर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल आएगी, तो सपोज करो ये 1 2 3 एंड 4 इस तरह से मैंने ले लिया। अब अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जिसके बीच रिपल्सिव फोर्स सबसे कम होगा। किसके बीच सबसे कम है, ए के बीच। तो फर्स्ट वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल आ गई। अब यानी कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें अपोजिट है और इसमें अपोजिट है, तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये दोनों तो यहां पर पास आ रहे हैं, यहां पर ये दोनों आपके डिस्टेंस पर हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल। उसके बाद थर्ड ज्यादा स्टेबल। अब थर्ड के बाद कौन सा आएगा, जो इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स और ये भी इक्लिप्स, यहां पर बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, इक्लिप्स आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये आ जाएगा। सेकंड और लास्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से आ गया। ओके, मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था यहां पर किसका, इथेन का। ओके, ये मैंने इथेन मॉलिक्यूल लिया और इथेन मॉलिक्यूल में मैंने क्या ले लिया था, ये एंटी फॉर्म ली थी। तो ब्यूटेन में मैंने क्या किया था, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था, किससे, मिथाइल से। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर रिप्लेस कर देता हूं किससे, OH ग्रुप से। तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा मॉलिक्यूल है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो ये वाली फॉर्म कौन सी आ गई, एंटी फॉर्म आ गई। ये फॉर्म कौन सी आ गई, स्क्यू फॉर्म आ गई, एंटी स्क्यू, सॉरी, और ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड। ओके, तो अब अगर यहां पर मैं एक पार्शियल इक्लिप्स्ड भी फॉर्म आ जाएगी। पार्शियल इक्लिप्स में क्या आ जाएगा, चलो पार्शियल इक्लिप्स भी बना देता हूं मैं।
ओके, ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई। तो अब अगर यहां पर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबल, जैसे इससे पहले हमने ब्यूटेन की बात की थी, ब्यूटेन में सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म आई थी वो कौन सी फॉर्म आई थी, एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल आई थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इन चारों में से ये आपकी एंटी स्क्यू, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड, ठीक। तो अगर मैं इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो कौन सी आ जाएगी, मोस्ट स्टेबल फॉर्म विल बी स्क्यू ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म आने वाली है वो कौन सी आ जाएगी, स्क्यू फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये फॉर्म क्या आ जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अपनी डिफरेंट फॉर्म आती है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे अभी यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल ना हो करके कौन सी फॉर्म स्टेबल आ गई, स्क्यू फॉर्म ज्यादा स्टेबल आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एल्कीन में इतना ही था, एल्कीन अपना हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, एल्कीन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना एल्कीन का होगा। आज के लिए इतना काफी है। वेल, थैंक्स।